एवरीवन, मैं CS रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है इंडियन इकोनॉमी क्लास 12। देखिए गाइस, हम क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे विद इन नेक्स्ट 10 डेज, बिकॉज आपके पास काफ़ी गैप है इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए और सबसे ज़्यादा एक बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है वो आती है इंडियन इकोनॉमी में। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ना, पता है, हमको भी लगता था हमारे टाइम पे, ठीक है, तो आपको भी लगेगा, ये नेचुरल सी चीज़ है। जितना इसको इंटरेस्टिंग एंड जितना इसमें आपकी लर्निंग अच्छी हो उसके लिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा पैटर्न लेकर आए। इसमें क्या होगा, स्टोरी के फॉर्म में अपन पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। उसमें फिर अपन क्वेश्चंस भी कवर करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। इसकी थोड़ी समरीज भी देखेंगे, लर्निंग पार्ट आपको क्या लर्न करना है। बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट करूँगी, तो जितना हो सके उतना फोकस से वीडियो देखो और समझो, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखना, मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आते आते एटलीस्ट आपको चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको लर्न होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो यंगर्स, welcome to the world of Indian economy. First of all, there was once a village in Jodhpur named Salwas where lived Mr. Lakshmi Ramji, famously known as Gyani Baba. अब बूढ़े लोग हैं, ज्ञान तो देंगे, इसलिए ज्ञानी बाबा के नाम से बड़े फेमस थे। एंड हिज डॉटर प्रिया। प्रिया इज a 10-year-old गर्ल who is fond of listening stories from दादाजी। छोटी बच्ची है, कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो दादाजी आज कौन सी स्टोरी बताओगे आप? तो प्रिया बेचारी छोटी सी अपने दादाजी से सवाल करती, आज क्या सुनाएंगे आप? तो दादाजी, बेटा आज मैं आपको सुनाता हूँ इंडिया की स्टोरी कि जब कैसे ब्रिटिशर्स आए एंड कैसे उन्होंने पूरा इंडिया का रूप ही बदल दिया, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उनकी वजह से क्या क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ भी हुई, अगर हुई है तो वो पूरा डिस्कस करेंगे। एंड ग्रैंडफादर रिप्लाइड, अब बात है कोई बहुत पुरानी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तब इंडिया थी एक सोने की चिड़िया, सब बढ़िया चल रहा था। मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो इंडिया को गोल्डन बर्ड से सबसे ज़्यादा फेमस थी ये कंट्री, और सब जने इसलिए यहाँ पर आके ट्रेड करना चाहते थे बिकॉज इंडिया के पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है। सो इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस, वेल्दी एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स। पहले भी एग्रीकल्चर था, आज भी एग्रीकल्चर, और आगे का पता नहीं। For most of the people, however, the country's economy was also characterized by various kind of manufacturing activity. India was mainly known for its handicraft. इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी फेमस थे। आज भी अगर आप राजस्थान एरिया में आएंगे तो हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत चलन है। Industries in the field of cotton, silk, metal, precious stones, these products enjoyed a worldwide market due to the fine quality and high standard of craftsmanship. आज भी जो इंडियन क्राफ्टमैन जो बनाते हैं ना चीज़, उसमें ना एक बहुत अच्छा सेंस है, मतलब एक स्टोरी कहता है वो चीज़, ठीक है। उनके हाथ में कोई मैजिक ही है कि वो इतनी प्यारी चीज़ बनाते हैं, और आज के टाइम पे भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। The aim of policies pursued by British during colonial rule were to exploit India for raw material. अब ब्रिटिशर्स आए, कोई मकसद के साथ तो आए होंगे, तो पहला उनका मकसद, अब देखो इसको प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास सब कुछ है, कोई आपके पास आएगा तो ये तो है नहीं ना कि आपसे बांटने आएगा, देने तो आएगा नहीं आपको, ऑब्वियसली लेने ही आएगा। टू एक्सप्लॉइट इंडिया फॉर रॉ मटेरियल। अब जब इंडिया के पास रॉ मटेरियल ही है तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना इंडिया चलते हैं, उनसे रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। अब देखो, दूसरे देश में जाके उसके सामान खुद के देश में लाना तो क्यों लेके आओगे, जिससे खुद की कंट्री की जीडीपी बढ़े, खुद की कंट्री में प्रोडक्शन क्या हो और अच्छा हो। देखो क्या था, इंडिया के पास रॉ मटेरियल अच्छा था, उनके पास मशीन अच्छी थी, तो अगर उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है इंडिया से तो उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या थी कंट्री की, वो ग्रो हो रही थी। तो इसमें बेसिकली दो एम थे। पहला एम जल्दी से रिकॉल करते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए थे इंडिया से, और दूसरा क्या चाहिए था, उनको खुद की कंट्री की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना था, ठीक है। तो अब वापस प्रिया आती है, दादाजी, I also wanted to know that what happened at the time of independence. When India became independent, there were many changes. मुझे जानना है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी पीछे कैसे रह गया। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, फिर भी इंडिया पीछे रह गया। इंडिपेंडेंस होना फर्स्ट स्टेप था,
सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी सिस्टम कैसे लाए, ये तो किसी ने बात ही नहीं करी। सिर्फ इंडिपेंडेंस होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कंट्री में, तभी कंट्री चल सकती है। What had actually happened on that day as prior to which grandfather replied, इंडिया की इकोनॉमी एकदम से थम सी गई थी, सब कुछ रुक गया था, सांसें थम जाना, एंड एक बार के लिए पीछे हो गई थी। ऊपर से ये पाकिस्तान बना तो लाहौर उनके पास गया, तो एग्रीकल्चर भी खत्म सा था। अब आपको भी पता, इंडिया पाकिस्तान क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसी टाइम पे लाहौर किसके पास था, पाकिस्तान के पास, और लाहौर एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर बेस था, राइट। अब एग्रीकल्चर भी क्या हो गया, इस चक्कर में खत्म हो गया। तो अब अपन बात करते हैं इनसे अपन को क्या समझ में आया। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, थम सा गया। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो थी बहुत कम थी। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम मतलब एक नेशन में एक जना ऑन एन एवरेज कितनी इनकम कमाता है। फॉर एग्जांपल अगर पूरे नेशन की बात करें, पूरे नेशन में सब जनों ने मिलकर खूब मेहनत करी, टोटल एक कंट्री में 10 जनों ने मिलकर कमाए 1 लाख रुपए, टोटल मिला के हो सकता है किसी ने 5,000 कमाए, किसी ने 20 कमाए, किसी ने 5 रुपए कमाए, किसी ने 25,000 कमाए, तो टोटल मिला के 10 जनों ने कितने कमाए, 1 लाख। तो अब उसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी भाई, टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, मतलब टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 10,000। तो ऑन एन एवरेज एक जने ने कितने कमाए, 10,000 रुपए कमाए। इट वॉज जस्ट ₹230 फ्रॉम 1947 टू 1940, मतलब 230 रुपए ऑन एन एवरेज इंडिया के एक इंसान कमाता था, 230 रुपए, जिसमें आज आप लोगों का कुछ भी नहीं हो, ठीक है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, विथ 70% ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वॉज ओनली 50%। अगर कंट्री इतनी बड़ी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, फिर भी 70% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करें, तो कोई सेंस है क्या इस बात का, बिल्कुल भी सेंस नहीं लगा, राइट। लोग सर्विस सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते थे, वो अपनी लाइफ में चेंज लाने नहीं चाहते, वो अब एक गदादारी भीम की तरह चल रहे हैं कि सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम भी एग्रीकल्चर करते हैं। अरे भाई कुछ चेंज लेकर आओ, तभी कुछ ग्रो होगा। आज भी मोदी जी या कोई भी अपनी गवर्नमेंट है, वो क्या प्रमोट करती है, स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। उसके लिए आप लोग देखोगे शार्क टैंक इंडिया भी इंट्रोड्यूस हुआ है, काफी अच्छा इनोवेटिव चैनल, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि नया मार्केट में क्या है, राइट। प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन वॉज टू एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में बहुत डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैंड है, आपके दूसरे भाई के पास भी एक लैंड है, दोनों के पास सेम लैंड है। एक लैंड पे आप कमाते, आप जो है 1000 kg वीट उगाते हो, उसी सेम साइज की लैंड पे वो 2000 kg वीट कमाता क्या, बनाता है, राइट। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी हुई, इस वाले की। प्रोडक्टिविटी मतलब जितने एरिया में आप कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और कितना वो यूजफुल है, ठीक है। जब एग्रीकल्चर ने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो इंडस्ट्रीज होना तो एक दूर का सपना था। अब एग्रीकल्चर ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से लाओगे भाई। ऊपर से लोगों के पास ना तो पैसा, ना ही घर रहने को, ना लोगों के पास पैसा। अब देखो 230 रुपए में आप कहाँ से घर खरीदोगे, और कौन सा उस टाइम पे कोई बैंक लोन इतने इजीली मिल जाते होंगे। और बैंक लोन तो बहुत बड़ी चीज बोल दी मैंने, वो तो आज के टाइम पे अब धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो हुई है। तो अब इसमें आते हैं इंडस्ट्रीज भी क्या थी, बैकवर्डनेस था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी तो है ही, अब लोगों के पास एक 230 रुपीज है तो कितना खर्चा कर लेंगे, ठीक है। पीपल ऑफ कंट्री कुड नॉट मीट देयर बेसिक नीड्स, उनका रहने के पास ही नहीं है। बेसिक नीड्स क्या होती है, अपना रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें होती है। उसके बाद अपन सोचते हैं कि अपन अब लेजर पे जाएंगे। लेजर तो सपने का भी सपना है वो, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब सब जने एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहाँ से डेवलप करोगे, क्योंकि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू ही आता है। देशवासी के साथ सरकार भी परेशान थी। अब यार सरकार बेचारी वो भी क्या क्या कर लेगी जब तक देशवासी सपोर्ट नहीं करेंगे। उनको हर चीज इंपोर्ट करवानी पड़ती, ऊपर से दूर दूर तक ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई रे ऑफ फोर्स, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हर चीज इंपोर्ट करानी पड़ती। या जब अपने पास खुद के पास रॉ मटेरियल लिए, सारे रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स ले गए, अपने पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बाबा जी का टुल्लू बचा अपने पास, ठीक है। तो हर चीज वो क्या करते, इंपोर्ट कराते, राइट। तो अब अगर इस पे देखें तो मेजर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, इससे लोगों की इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अब मोस्टली पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, मीनिंग दैट दे लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। यार आप एक चीज बताओ,
आपको कुछ चेंज लाने के लिए उस जगह से शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आप अगर विलेज में रह रहे हो तो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दिखेगा। जब आप सिटीज इन सब में आओगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसके अलावा भी। कॉलोनियल, लेकिन उस टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, राइट? तो इतना उनको पता नहीं है। आज फिर भी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। colonial economy, as India was a British colony, Britishers exploited Indian economy for their own benefits। देखो एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि लगा भी नहीं था इंडिया कभी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सपर्ट कर दिया था कि लोग अब टूट चुके थे कि यार नहीं। और सबसे देखो गलती अपनी ही है, किसी बाहर के आदमी को अपन ने ही मौका दिया है कि वो अपने सेंटीमेंट्स हर्ट करे, तो गलती इसमें अपनी है, उनकी नहीं है भाई। नाउ प्रिया स्टार्टेड आस्किंग मोर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा ना सबके लिए। मेरे को तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए यार। ये सिर्फ अपन को सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली सोचो जिन्होंने फेस किया होगा उन पर क्या बीती होगी, अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने फिर भी हो सकता है देखा हो, वो भी हो सकता है। हाँ बेटा, और सबसे बड़ा सेक्टर जो इफेक्ट हुआ था वो था एग्रीकल्चर, बिकॉज बिना खाने के लोग कैसे जिंदा रहते। ऊपर से इंडिया की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो एंड ना कोई बेस इरिगेशन फैसिलिटीज। प्रोडक्टिविटी लो, ना इरिगेशन, ना कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट एग्रीकल्चर को हुआ, तो सारे लोग एग्रीकल्चर में घुसे पड़े। भेड़ चाल चल रही है एग्रीकल्चर की, भागो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते मैंने बता ही दिया था। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अपन ने डिस्कस करा ही था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, देखो इंडिया का एग्रीकल्चर उस टाइम पूरा रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। अब रेनफॉल पे अगर डिपेंडेंट होगा तो, और बारिश है उसका मूड होगा तो आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। बड़ी मूडी सी होती है वो भी। ठीक है, अब मनाना पड़ेगा। अब ऐसे ये तो है नहीं ना कि कोई वो है बीवी बच्चा है क्या मना लो यार मान जाएंगे, नहीं नहीं। उसके भी बड़े मूड स्विंग्स थे, बारिश के भी। इच्छा होगी तो आऊंगी, नहीं होगी तो नहीं आऊंगी, और आऊंगी तो या तो बहुत ही तेज आऊंगी या आऊंगी तो एकदम ही धीरे से आऊंगी। कभी ये नहीं है कि जितनी अपन को चाहिए ना उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, उस टाइम सबको अपना फायदा दिख रहा था। कोई भी देश के लिए काम करना तो चाहता ही नहीं था, सब खुद के लिए उगाते और खुद ही खुश हो जाते। कई बार तो ये समझ नहीं आता कि ओनर कौन है और वर्कर कौन है। अब देखो यार, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना भूखमार वाली थी। अब लोग है ना तब भी नहीं समझ रहे थे कि अपन को कंट्री के डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ करना चाहिए। लोगों को दिख रहा था अपना फायदा। कुछ हद तक वो सही भी है, कुछ और मेजरली देखो गलत ही है, लेकिन कुछ हद तक यार वो सही भी थे, क्योंकि यार सबको अपना सर्वाइवल देखना है। एट द एंड पहले आप खुद स्टेबल होगे तभी दूसरों को कर सकते हो। ठीक है, तो अपन देखें डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि खुद आपने उगाया और खुद ही आपने उसको कंज्यूम कर लिया। खुद की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आप उगा रहे हो। इसमें बहुत ज़्यादा पहले ये था कि इस वजह से क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था। लोग बेचना प्रेफर नहीं करते थे, वो सोचते थे यार खुद ही कर ले, यार खुद ही की फैमिली को सेटिस्फाई कर ले, दूसरों को क्या बेचेंगे, उससे क्या कमाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, वर्कर और ओनर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, उस टाइम ये समझ में नहीं आ रहा था कि ओनर कौन है और वर्कर कौन है। और सबसे बड़ी बात ये थी, द ओनर ऑफ द सॉइल शेयर द आउटपुट विद द टिलर बट दे डू नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The owners were simply interested in increasing their income in terms of share of output. For tillers, agriculture was source of subsistence and for owners it was source of income. अब टिलर्स के लिए देखा जाए तो वो था कि उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, और ओनर के लिए देखा जाए तो उनको चाहिए कि यार कैसे भी करके उनकी इनकम बढ़ जाए। ठीक है, और तुमको याद है वो शर्मा जी तो हर जगह ही होते हैं, उदयपुर वाले तो चले गए। वो इसलिए गए कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी उनका लैंड जो है वो डिवाइड होता गया। देखो इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, खुद की ज़मीन। ठीक है, लैंड लॉज ऐसे कि देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये लैंड है, सबसे पहले आप जनरेशन के घर के सबसे पहले आदमी हो। ठीक है, ये लैंड अब आपके हुए 2 बेटे। अब आपने क्या करा, दोनों लैंड को डिवाइड कर दिया, अपने दोनों बेटों के बीच कर दिया। अब इन बेटों को भी हुए 2 बेटे, तो इन्होंने भी अपने पोर्शन के लैंड को कर दिया डिवाइड। अब इन बेटों के भी हुए 2 बेटे, तो इन्होंने अपने अपने पोर्शन को और कर दिया। तो एक लैंड जो चल रहा था आज 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो आप करो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कि पूरे लैंड में सब उगा रहे, सब मिलके काम कर रहे हैं। अब नहीं होता, कोई मिलके का सबको दिखता है अपना, सबको दिखता है अपना धंधा। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या था, लैंड की जो क्वालिटी थी ना वो भी डाउन होती जा रही थी और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती जा रही थी। और ऊपर से जमींदारी सिस्टम ने सबकी ले रखी थी।
अब क्या ले रखी थी मैं बताना नहीं चाहूंगी, ठीक है। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, नेक्स्ट चीज, देयर वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स लीडिंग टू लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। आउटपुट कम हो रहा था, कॉस्ट भी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हाई हो रही थी। नेक्स्ट अपना आ गया जमींदारी सिस्टम। अब देखो जमींदारी सिस्टम क्या था, जमींदारी सिस्टम टैक्स कलेक्शन सिस्टम था ब्रिटिशर्स के रूल में, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम अ ट्राइंगल रिलेशनशिप वाज सेटअप। अब देखो एक रिलेशनशिप था कि एक तो होंगे गवर्नमेंट, एक होंगे ओनर्स और एक होंगे अपने टिलर्स ऑफ द सॉइल। फीचर्स क्या थे, जमींदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। अब जमींदार क्या थे, परमानेंट ओनर थे, लोग वहां पे वर्क करेंगे, वो जमींदार उनको पैसे भी देंगे, साथ में वो टैक्स कलेक्ट करते हैं लैंड का, और वो लैंड का टैक्स किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को। जमींदार हैड टू पे फिक्स सम टू गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू इफ दे वर अनेबल टू डू सो। उनके राइट्स चले जाएंगे ओनरशिप के। और ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉइट करके रख रखा था इंडियंस को। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे वांट फ्रॉम द टिलर। जो वर्क कर रहे हैं ना एक्चुअली, उनसे कितना भी चार्ज कर सकते थे, कितना भी पैसा निकाल सकते थे। तो बेचारे जो नीचे लेवल के है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सोचो उन पे कितना दर्द होगा। प्रॉब्लम, अब इसकी प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन। बेचारे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, बच ही नहीं रहा लास्ट में। हाई रेट ऑफ टैक्स लेते बिकॉज जमींदार खुद का भी कमीशन रखना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को भी देना था। टिलर्स वर रिड्यूस टू स्टेटस ऑफ लैंडलेस। अब जो एक्चुअली देखा जाए टिलर्स ही ओनर्स होते हैं वो, लेकिन वो क्या हो गए थे, लैंडलेस लेबर्स हो गए थे। क्या सालों काम भी करो, ऊपर से कुछ पैसा भी नहीं मिले, और खुद की जमीन भी नहीं है, खुद का कोई वजूद ही नहीं है। और ये सब तो जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स कितना फोर्स करते थे इंडिया को कि उगाओ और उन्हें ही बेच दो। पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। अब ब्रिटिशर्स कितना फोर्स करते थे कि तुम उगाओ, हमको ही बेचो। Forced commercialization of agriculture. It means shift from cultivation, from self consumption to market. देखो इस चीज ने कुछ अच्छी चीज भी करी थी, इससे ब्रिटिश लोगों ने चीज अपनी बेचनी शुरू करी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सप्लॉइट तरीके से यूज किया। As mentioned in the beginning, Britishers' rule in India collided with the Industrial Revolution. Therefore, this commercialization of crops was done to meet the requirement of indigo. मेजरली इन्होंने क्या बोला इंडियंस को, इंडिगो गाओ, क्योंकि वहां पे उनके पास जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे इंडिगो की डिमांड थी। अब देखो इंडिगो उगाने की डीमेरिट, इससे सॉइल बहुत ज्यादा खराब हो जाती, ठीक है। अब वो उन्होंने एक बार इंडिगो उगा लिया, उस सॉइल पे खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। द फार्मर्स वर फोर्स टू एक्सपेक्ट, और फार्मर्स को फोर्स करा जाता कि आपको एडवांस पेमेंट हम दे रहे हैं और एक्सेप्ट करो और उगाओ, और ऊपर से उनको बहुत सस्ते में मिलता है चीज। Earlier farmer grew grain for their family consumption. Now they needed cash to buy from the market. They were uncertainty due to which farmers become in debt. अब देखो यार अनसर्टेन तो है ही, रीजन भी अगर बाई चांस क्रॉप फेल हो गई तो उन्होंने तो पैसा उठाया, एडवांस भी वेस्ट हो गया, ऊपर से उनको चुकाना भी पड़ेगा। दिस indebtedness of farmer leads to stagnation and backwardness of agriculture. अब indebtedness मतलब ये डेट ट्रैप है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 12th में 10th में, कि एक फार्मर डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। और इससे क्या हो गया, उनकी बैकवर्डनेस और खत्म हो गई। तो कंक्लूजन क्या आया, ऑल दीज रीजन कंबाइंड एंड शो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब फटाफट रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या पढ़ा। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ा था अपन ने, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सब कुछ थम सा गया है। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एकदम गई बीती सिचुएशन थी इंडिया की। नेक्स्ट अपन ने देखा था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, सबसे बुरी हालत, पूछो ही मत इसके बारे में। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यहाँ का तो कुछ नहीं पता, कोई स्कोप ही नहीं है। जब एग्रीकल्चर ही बर्बाद है तो इंडस्ट्री तो सोच भी नहीं सकते। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तहस महस था। फिर अपन ने बड़ा मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, दूसरों के सहारे जी रहे थे, जिंदगी है भाई जी लेंगे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। कॉलोनियल इकोनॉमी, फायदा उठाने में किसी ने नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ता फायदा उठाने में। अब हम बात करें अगर एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, सब कुछ बर्बाद सा लग गया। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। द डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब जने बस खुद के लिए ही काम कर रहे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे लोग छोटी सोच, वही लैंड डिवाइड होते जा रहा था। जमींदारी सिस्टम, बर्बादी में ये आग में घी डालने का काम था। जमींदारी ने तो आग में सच में घी डाली है। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, जबरदस्ती दूसरों से काम करवाया जा रहा था, ठीक है। अगर अपन बात करें पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, तो इस टॉपिक से क्या क्या आ चुके, इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडिया,
प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये अपना ये वाला आंसर है, ये वाला पूरा स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाला ये सब। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या था कमर्शलाइजेशन देखे तो, ठीक है, वो अपना जो वो एक हेडिंग थी उसको एक्सप्लेन करना है, जमींदारी सिस्टम के बारे में और इसके फीचर्स। ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक के टॉपिक से लेकर। अगर अपन इसके आंसर्स की बात करें तो इसके आंसर्स ये रहे, आप इसको एक बार देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले पड़ाव पे। तो दादाजी आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर इन इंडिया इन स्पाइट द फैक्ट ब्रिटिशर्स रूल इंडिया। अच्छा सवाल है, जब ब्रिटिशर्स ने रूल करा तो इंडस्ट्रीज इंडिया में क्यों नहीं बनाई। तो प्रिया, इंडिया मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं हैंडीक्राफ्ट, जो कि इंडिया का आज भी सबसे फेमस है हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, देखो इंडिया मार्केट में आज भी हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये क्या था, टफ था इंडियंस के लिए कि ब्रिटिश मेड से प्रोडक्ट से compete करे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको मैं कप हैंडीक्राफ्ट बना के दे रही हूँ और एक कप मशीन मेड है, मशीन का कप कितने का बनेगा, 2 रुपये का। हैंडीक्राफ्ट में आपकी मेहनत, टाइम, सब कुछ जा रहा है, कम से कम 20 रुपये का तो दोगे ना। सेम क्वालिटी, बल्कि आपको मशीन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आप क्या खरीदोगे, 2 रुपये 20 रुपये, बनिए की तरह सोचो, तो ऑब्वियसली 2 रुपये, ठीक है। तो की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डिके ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट है ना वो रासावे तबाह हो गया। अब कैसे हुआ, अब डीके क्यों हुआ, नंबर 1 कॉम्पिटिशन फॉर मशीन मेड, आप मशीन मेड से कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो कम टाइम में ज़्यादा बनाते हैं और ऊपर से उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब ब्रिटिशर्स ने ऊपर से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया को टैक्स फ्री कर दिया और खुद की कंट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई करते और ऊपर से इंडिया स्टार्टेड लविंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने मतलब क्या करा, देखो समझना इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, ये है अपना इंडिया, मेरी ड्राइंग में मत जाना बहुत बेकार है, और ये अपना बेचारा ब्रिटिशर्स। जब अपन एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई चीज़ बेचते हैं या दूसरी कंट्री वाले अपन से कोई चीज़ खरीदते हैं तो बीच में लगता है अपना टैक्स भैया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में कुछ खरीदे और अपनी कंट्री लेके गए तो ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा, ये कर दिया इन्होंने फ्री। मतलब सपोज करो यहाँ से कोई चीज़ जाती 10 रुपये प्लस 5 रुपये टैक्स, टोटल ब्रिटिशर्स को देना पड़ता 15 रुपये, अब लेकिन उसको उसी चीज़ के देने पड़ रहे 10 रुपये। कर दिया एक्सप्लॉइट, कर दिया बर्बाद इकोनॉमी को, ठीक है। तो और ऊपर से देखो माशा अपने इंडियंस भी कोई कम नहीं है, इंडियंस ने क्या करा, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स लाइक करने लग गए। क्यों लाइक करने लग गए, सस्ते, ऊपर से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी। तो अपना ही अपन ही रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के मार्केट को खराब करने के लिए, ये बात कभी मत भूलना, अपनी वजह से हुआ है जो हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ टैक्स पॉलिसी, यही पड़ा है अपन ने ऊपर कि टैक्स को एकदम बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। बेस्ट तो अब यार रॉ मटेरियल इंडिया में सस्ता, ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी, तो क्यों कहीं और जाएगा ब्रिटिशर, तो खुद राज करता है यहाँ पे, क्यों किसी और के जाके भीख मांगेगा कि लाला दे दे रॉ मटेरियल दे दे, खुद ही वहीं से लेगा ना जिस पर राज करता है। अब लेगा तो टैक्स क्यों देगा भाई, खुद ही को मैं गुड टैक्स दूं, वो तो यही समझेगा ना उस टाइम पे राजा तो ब्रिटिशर्स ही थे, अपन तो उनके सेवक थे, अपनी वजह से ही, ठीक है। तो टैरिफ पॉलिसी करी, इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट अब टैरिफ फ्री हो गया, इंडिया में इंपोर्ट करना और इजी हो गया, हैवी ड्यूटीज। अब इन लोगों ने क्या करा, एक्सपोर्ट करने पर तो ड्यूटी चार्ज कर रहे, अच्छा मतलब खुद के, हाँ जब इंडिया हैंडमेड बनाता है ना जो चीज वो ब्रिटिशर्स को बेच रहा है तो उस पर लगाते हैवी टैक्स, और अपने को अगर कोई वो दे रहा है ना उस पर लगाते कम टैक्स। बताओ, और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, एक नया ही पैटर्न ट्रेंड शुरू हो गया, हम तो ब्रिटिशर्स की चीज खरीदेंगे, सस्ती है। अरे ये क्यों नहीं देख रहे, अगर आप 2 रुपये तुम महंगी दे रहे हो ना उससे उनका मार्केट खराब होगा और अपना अच्छा होगा। तो आज भी देख लो गवर्नमेंट यही ट्राई करती है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में ही बनाओ, और वो ब्रिटिशर्स के एक तरह से ये पुरानी चीज को ही वापस लाना चाह रहे हैं कि प्लीज वापस से, क्योंकि आज भी अपन लोग प्रेफर करेंगे बाहर की चीजें पहनना, बाहर के कपड़े, वो बात अलग है, हम खुद भी पहनते हैं, ठीक है, आप भी पहनते हो, मैं भी पहनती हूँ, बाकी और भी लोग पहनते हैं, लेकिन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। ये तो यार डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, आपके कोर्स में रेलेवेंट नहीं है ये। अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, कोर्ट भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले ली। यार एक कोर्ट ही तो ऐसी जगह है जहाँ पे न्याय मिलता है।
अब न्याय भी ब्रिटिशर्स के पास है, बेचारा क्या करे आम आदमी। जब ब्रिटिशर्स ने कोर्ट भी खुद के हाथ में ले लिया, मतलब जज भी ब्रिटिशर्स, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट केस करोगे, जज वो खुद ही बैठा है, कौन जीतेगा? तुक्का लगाओ यार, इसका जवाब तो देना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही ना। अब बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द डीके। तो डिसअपेयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स, कोर्ट्स आ चुके थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, अब रेलवेज भी इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब धीरे धीरे, अब देखो रेलवे इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इससे इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व कितने खराब हुए हैं। इंडिया में फॉरेस्ट पूरा बर्बाद हो चुका है। रेलवे देखो इन्होंने ना खुद के लिए करी थी, हमारे लिए नहीं करी थी पहली बार। वो तो अब अपने पास इंडिया की पावर पूरी, एक इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक नेशन है, इसलिए वो रेलवेज अपन अपने लिए यूज कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था, जो कुछ इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी, बाकी सब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। देखो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं थी। कुछ इंडस्ट्रीज, टाटा है वो तो ग्रो कर ही रही थी, आज भी ग्रो करती है। टाटा के लिए तो क्या ही बोले। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ओनली अ फ्यू इंडस्ट्री लाइक टाटा आयरन एंड स्टील शुगर इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश। इसमें लिमिटेड स्टेट का पार्टिसिपेशन था। एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, अपने पास कैपिटल गुड्स नहीं थे कंट्री में, तो ये बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ इंडस्ट्रीज, पूरा फॉरेन ट्रेड खराब कर दिया। अब देखा ही था आपने फॉरेन ट्रेड कैसे खराब करा। अब फॉरेन ट्रेड की बात करें, ब्रिटिशर्स इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड इंडिया प्राइमरली बिकम अ नेट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ऑफ, मतलब इंडिया एक एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट करता है फिनिश गुड्स। ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके जाते रॉ मटेरियल, खुद की कंट्री में बनाते और इंडिया में आके उसको बेच देते। क्या गजब स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर्स ने। ये तो है इंडिया को, इंडिया के साथ सही खेल कर, अपन इमोशनल फूल है, गलती अपनी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। दादाजी ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है? अब जब हम गुड्स बाय या सेल करते हैं, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। बेचारी छोटी सी बच्ची, इसको क्या पता होगा फॉरेन ट्रेड क्या होता है? सो व्हाट्स द बिग डील, इट्स सो इजी, प्रिया बोलती है। उसको तो ये लगेगा ना कितना इजी है बेचना करना। अरे पर इतना इजी नहीं होता बेटा। ब्रिटिशर्स सारे रॉ मटेरियल तो सस्ते में एक्सपोर्ट कर दिए और फिनिश गुड्स यहीं पर आके इंपोर्ट कर दिए। रॉ मटेरियल सस्ते में इंपोर्ट करती है यहीं पे। तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, अपन ने पढ़ ही लिया था। मोनोपोली कंट्रोल, पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में था। अगर देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे, तो मोर देन 50% ऑफ ट्रेड विद ब्रिटेन। अब खुद ही अपना खुद का रॉ मटेरियल कहीं और जाके लोग बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं, यहीं पे आके हमको बेच रहे हैं। 50% इंडिया का पूरा इंपोर्ट ब्रिटिशर्स से आ रहा था। बड़े शर्म की बात है। सरप्लस स्टेट बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट था, क्योंकि जब अपन यहाँ से अगर रॉ मटेरियल जा भी रहता है, उस पर जो टैक्स होता है वो अपन को तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया पूरा ही। डिस्पाइट एक्सपोर्ट exceeds our import, but there was mass exports of primary goods which is a sign of economic backwardness। देखा जाता है एक्सपोर्ट ज्यादा था, लेकिन प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट था, सेकेंडरी और टर्जरी इन सब का नहीं था। और आज भी सेकेंडरी और टर्जरी जब तक नहीं होगा, तब तक ये कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। ट्रेड, इसलिए तो आज देख लो सब जने फोर्स करते कि सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में आओ, प्राइमरी पे बस जितने हैं उनको ही रहने दो। मतलब दूसरी कंट्री में जाओगे ना तो उनके फार्मर्स वहां के रिचेस्ट पर्सन होते हैं, और अपने आप पे शर्म की बात है कि फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता है। ट्रेड सरप्लस यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट वैट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता, ब्रिटिशर्स खुद के एक्सपेंसेस मिटाने के लिए इसको यूज करते थे। तो अपने इसमें पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा? रीजंस बिहाइंड डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। एक तो था अपने टैक्स पॉलिसीज खराब थी, प्रिंसली कोर्ट्स नहीं थे, धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, एक तो काम हाथ से था ही और एक तरफ मशीन से हो, मतलब एक तो आप काम हाथों से करो और एक काम मशीन से करो। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों को इंडिया से ज्यादा विदेशी लोग पसंद आने, विदेशी चीजें पसंद आने लगी, तो लोग नहीं सॉरी, विदेशी चीजें पसंद आने लग गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, इन्होंने और मार्केट खराब कर दिया। रेलवेज के कंस्ट्रक्शन इन सब में वर्कर्स तो रखे ना, उनको ढंग से जॉब दी, क्योंकि आपने 10th में हिस्ट्री में पढ़ा था, 9th में हिस्ट्री में पढ़ा था, फॉरेस्ट वाला चैप्टर एक, अगर ठीक है तो उसमें पूरा बताया था रेलवेज कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हुआ। अब तक जो उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं बता देती हूँ मैं। स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ इंडस्ट्री, डीके एंड हैंडीक्राफ्ट, और इंडियन फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपको ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है आपको ये लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे।
उस टाइम की डेमोग्राफिक कंडीशंस भी सही नहीं थी, लोग ज़्यादा बॉर्न हो रहे थे, डेथ भी ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से जीने की इच्छा तो सिर्फ 32 ईयर्स तक थी। बर्थ रेट अच्छी थी, डेथ रेट कम थी, और जीने की इच्छा सिर्फ 32 ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं जिसको अगर अंग्रेजी में। और एजुकेशन तो बाप रे बाप पूछो ही मत, एजुकेशन की तो लगा रखी थी इन लोगों ने। डेमोग्राफ अब जाके भी थोड़ी सही हुई है, लेकिन अभी भी आज भी देख लो 64% ही इंडियन पॉपुलेशन एजुकेशन में आती है, जो कि शर्म की बात है कंट्री के लिए भी है। कभी अपन को ही सबको सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन को। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। क्यों? पॉवर्टी ज़्यादा थी। अब देखो ये विशियस साइकिल है। अब क्या होगा, एक पूरा सोचेगा ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इनकम आएगी, हर बच्चा कमाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझता ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आपको हर बच्चे पे एक प्रॉपर उसको एजुकेशन सब देनी पड़ेगी। इस चक्कर में वो किसी को एजुकेशन देते ही नहीं थे। खर्चे भी तो होते हैं ना, जितना जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा फैमिली में खर्चे भी बढ़ेंगे। अब ये चीज़ किससे आती है, एजुकेशन से। और डेथ रेट हाई क्यों होती है यार, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। 230 रुपये में कौन सा मेडिकल कर लेंगे लोग। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने डेथ होते हैं एक बच्चे के पैदा होने से, ठीक है। मतलब जब वो बच्चा बहुत छोटा सा मतलब इन्फेंट ही होता है, कितनी डेथ रेट है। तो देखा जाए एक मतलब बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे मर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास ना कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी, और वो इतने गरीब थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने लोग जिंदा है, तो उस टाइम पे सिर्फ 32 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज लोग जिंदा रहते थे, मतलब 32 एवरेज रेट थी, उस पर लोग मरते थे बहुत जल्दी। लिटरेसी रेट की बात करें तो वो सिर्फ कितनी थी, 16%, और फीमेल की तो इससे भी बकवास थी। आज भी मेल ज़्यादा लिटरेट है, लिटरेसी रेट में फीमेल्स कम है। तो पहले भी यही था, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले भी आप देख लो, फीमेल्स की जब 16% है तो फीमेल की तो क्या हाल होगा। तो दादाजी वो लोग न्यू वेज क्यों नहीं सोचते काम करने के, बेचारी बच्ची को समझाना पड़ेगा। प्रिया आप बहुत छोटे हो ये समझने के लिए। टोटल कोई भी जने 3 सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, जो कि अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। ये अपन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एग्रीकल्चर अपना प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज अपना सेकेंडरी, और ये अनबैलेंस ग्रोथ, मतलब ये अपने पॉइंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अपन को पता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे थे, तो ये कंट्री के लिए बहुत बैकवर्डनेस वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा। द इंडस्ट्रीज एज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत कम लोग इंडल्ज थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अनबैलेंस ग्रोथ, अब देखो जब ये तीनों सेक्टर्स एक साथ अच्छे से काम करते हैं ना, तो ही एक इकोनॉमी ग्रो होती है। किसी भी एक में ज़्यादा, किसी भी एक में कम इकोनॉमी नहीं करती। तो आज भी देख लो अनबैलेंस है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा है, सेकेंडरी टर्जरी बहुत कम है, इसलिए ग्रोथ क्या है, अनबैलेंस। तभी इंडिया की जीडीपी अभी रिजल्ट आए 4.4% ही आई है इस बार, तो बहुत कम है जीडीपी भी, ठीक है। So only when all sectors are equally developed there is balanced growth. But in case of India, except agriculture, all sectors were in infant stage. मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सब जने क्या थे, छोटे छोटे बच्चे थे यार, इनको पूरा पालना पड़ेगा, अच्छे से इनको पपोलना पड़ेगा, तभी ग्रो करेंगे। ये ब्रिटिशर्स कितने खराब है। प्रिया तो बोलेगा यार, बोलेगी कोई बच्चा बोलेगा नहीं बेटा मानता हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ भी करा। देखो ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा गलती करा है, ये बात अपन को एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा करा है तो अच्छाइयाँ होगी सिर्फ 2%। तो अब 2% वाली बात करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सबसे पहले कमर्शियल आउटलुक, फार्मर्स को बताया कि खाना सिर्फ खुद के लिए नहीं उगाना, उसको बेचना भी है मार्केट में जाके। न्यू अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, ठीक है, क्योंकि रेलवेज बनाई तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आएगी। कंट्रोल ऑफ फमाइन, इंडिया में बहुत बुरी वाली फमाइन हुई थी इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम पे बंगाल में, राइट, उसमें उन्होंने बहुत कंट्रोल करा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी था, तो फूड जो है बहुत मेजर एरियाज में अच्छे से स्प्रेड हो पा रहा था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम चलता था बहुत ज़्यादा। ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने करेंसी इंट्रोड्यूस कराई और एक मॉनेटरी सिस्टम अच्छा लेकर आए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर देखो ब्रिटिशर्स का देखा जाए तो उनके काम में सिस्टम था, तभी वो काम कर पाए थे इंडिया में। इंडिया वालों में सिस्टम की तो कमी है, सिस्टम ही आ जाए ना सब काम हो जाए। तो अपन अब बात करें, समराइज करते हैं पूरी चीज़ को। तो अपने बड़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट, डेथ रेट देखी, कितने जिंदा कितने मरे। फिर अपन ने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जिंदा रहे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी लंबी है जिंदगी, वैसे जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं आज।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो इसमें अपने 3 चीज़ें देखी कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनसिग्निफिकेंट थी और बैलेंस क्या था और एकदम डामाडोल था। इन तीनों सेक्टर्स में कोई बैलेंस नहीं है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेलवेज का था, फेमाइंस भूखमार वाली प्रॉब्लम को कम करा था। इन्होंने मॉनेटरी सिस्टम लेके आए थे, इससे काम और आसान हो गया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इतने भी बुरे नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा था, सिस्टम अच्छा था, लेकिन हाँ फिर भी बुरे थे, ठीक है। अब टेस्ट योर नॉलेज, व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। तो आपने जो डेमोग्राफिक बर्थ रेट डेथ रेट इसे पढ़ा है ना, वो लिखना है। डेथ रेट्स वर सो हाई इन द फर्स्ट स्टेज, वाई? बहुत ईजी, एजुकेशन सेक्टर की कमी और सबसे मेजरली हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल, द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। डू यू एग्री? तो इसमें आपको बताना है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी उनका डेवलपमेंट करने का था, लेकिन उनका इंडिया के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको इसके आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चैप्टर ओवर हो चुका है, लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। एक तरीके से और रिवीजन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर एट ग्लैंस। अब क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज करा दी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। इंडिया क्या थी? एक प्रॉस्परस नेशन थी। ब्रिटिशर्स के 2 एम पढ़े थे। क्या एम था? नंबर 1, जल्दी रिवाइज कराओ। एक तो था रॉ मटेरियल लेकर आना, दूसरा क्या था? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, खुद की होम कंट्री का पढ़ाना। फिर अपन ने देखा था इसके अंदर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी। अर्बनाइजेशन नहीं था, इम्पोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पॉवर्टी ज्यादा थी। इंडस्ट्रीज तो बाप सोच भी नहीं सकते। एग्रीकल्चर नहीं था, बैकवर्ड इकोनॉमी रुकी हुई, थम सी गई थी, ठीक है, यही पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या देखा था? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो थी। अनसर्टेन था। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, खुद के लिए उगाओ। डिफरेंस बिटवीन टिलर्स और ओनर्स, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड इतनी बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो डिवाइड, जनरेशन टू जनरेशन डिवाइड होती जाती है। जमींदारी सिस्टम, ये तो और भी आग में घी डालने वाला काम। नेक्स्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लोगों को फोर्स करा के ज्यादा उगाए। नेक्स्ट, अगर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये अपना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अपन ने क्या पढ़ा? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने जिंदा कितने मरे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, 1 साल के बच्चे तक कितनी डेथ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। फिर अपन ने क्या देखा? सेक्टर्स 3 टाइप के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। और इसमें अपन ने इसके ऊपर पढ़े थे, एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंस था, बाकी ये दोनों सेक्टर क्या थे? एक इन्फेंट स्टेज पे थे। फिर डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का रीजन, मशीन मेड गुड्स से प्रॉब्लम, टैक्स पॉलिसी, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड्स, डिस्पेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। फिर कहाँ केस करे? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज ने और बर्बाद कर दिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल की देखे तो लोगों को सिखाया बेचना क्या है, फार्मिंग प्रोडक्ट्स को, अपॉर्चुनिटीज थी। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस भी कंट्रोल करी। नया मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी, ये सब इंट्रोड्यूस करा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम से काम करते थे और इंडिया को सिखाया भी कि सिस्टम से काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर डन। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर है और कुछ चीज़ें तो आपको लर्न भी हो चुकी होगी। देखो, इंडियन इकोनॉमी को लर्न करने का सिर्फ एक ही चीज़ है, बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ठीक है। बाकी तो देखो गाइस, वीडियो पसंद आया ना तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय एवरीवन। कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।